तो हम लोगों ने, मैंने अभी अभी क्या बोला तुमको, हम लोग क्या करेंगे, एक समरी वाला टेबल बनाएंगे। कौन सा समरी वाला टेबल, फिर से एक बार बोल देती हूँ। जैसे हम लोग ने क्या किए थे, हम लोग ने वहाँ पे किए थे सबसे पहले तो कौन से सेल होते हैं, फिर हम लोग ने किए थे रैंक, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, फिर हम लोग ने किए थे उसका रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, फिर हम लोगों ने वहाँ पे किए थे पैकिंग इफिशियंसी। क्या किए थे, पैकिंग इफिशियंसी। तो उसी तरीके से हम लोग टेबल बना लें यहाँ पे, एक बड़ा सा टेबल। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड होंगी, और वो चीज़ है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग ने देखा है सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वगैरह देखा था ना उसमें, तो वही चीज़ है ये। डन। अब देखो हेडिंग लिखो, क्या क्या लिखने के लिए बोला था मैंने तुमको बोला था सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिट सेल लिखो, तुम्हारे पास कौन सा टाइप का यूनिट सेल है। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँ क्या यहाँ पे, इसको ऐसे और इसको इधर, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना। ओकी ओकी ओकी, चलो बताओ। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग क्या डाल दो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे तुम्हारे पास कौन सा यूनिट सेल है। फिर हम लोग बताएंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या बताएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको रैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंक। फिर हम लोग करेंगे किया था रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। फिर अभी अभी हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ की, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी। तुम चाहिए तो वहाँ पे वॉइड स्पेस का भी टेबल बना सकते हो, बट मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि 100 माइनस ही करना रहता है पैकिंग इफिशियंसी, तो नो टू डू दैट। यहाँ पे आएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएगा। कितने टाइप के यूनिट सेल है, हम लोग ने 3 टाइप के यूनिट सेल पढ़े हैं। कौन कौन सा यूनिट सेल पढ़े हो तुम लोग यहाँ पे पढ़े हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग, SCC। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर आता है हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, BCC। फिर लास्ट वाला हमारे पास आता है फेस सेंटर क्यूबिक सेल, जिसके लिए लिखेंगे हम लोग FCC। अब वैल्यूज पुट करो, ये तो तुमको पता है ना, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए कितना आया, 1। बॉडी सेंटर के लिए कॉर्नर वाला 1 और बॉडी वाला 1, कितना आया, 2। कॉर्नर वाला 1 आता है फेस सेंटर के लिए, और फेसेस में से 3 निकल के आता है, तो टोटल कितना हुआ, 4। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, इसके देखो स्पीयर्स टच हो रहे थे एक दूसरे को, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं A इज इक्वल्स टू 2R। क्या आएगा यहाँ पे, A इज इक्वल्स टू R। फिर सेकेंड क्या बोला था, वी आर हैविंग बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के लिए बॉडी डायगोनल बड़ा √3a, क्या आता है यहाँ पे, √3a इज इक्वल्स टू 4R। 4 रेडियस आ रहे थे। और फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए फेस डायगोनल, जिसका लेंथ कितना था, √2a इंटू 4R। अब मुझे फटाफट पैकिंग इफिशियंसी बता देना कितना आया था। इसके लिए कितना आया था, 52.34%। फिर बॉडी सेंटर के लिए कितना आया था, 68%। और इसके लिए आया था तुम्हारा 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन वॉइड स्पेस अगर चाहिए तो 100 माइनस, तो इसका कितना आएगा, 47.66, 32 और 26। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे तुम्हारा होता है 6। मैम 6 कैसे, स्क्वायर क्यूबिक यूनिट सेल का 3D वाला पैकिंग देखो, खुद के लेयर में 4, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 1। यहाँ पे आता है 8, ऊपर वाले लेयर में 4 आता है, नीचे वाले लेयर में 4 आता है, और यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है
12। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल बन के रेडी है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वो पूछ लेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर दिस 3, फिर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर दिस 3, पैकिंग इफिशिएंसी इन तीनों के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इन तीनों के लिए, एक और कॉलम ऐड कर सकते हो तुम लोग वर्ड स्पेस। तो 1 2 3 4 5 कॉलम, 5 3 15 एमसीक्यू इसी में बन रहे हैं तुम्हारे। इतना क्लियर हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता तुमको इसमें डाउट होना चाहिए। अब एक लास्ट वाला डेरिवेशन करते हैं हम, जो कि है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, मोलार मास and density of unit cell। अब यहाँ पे जो यूनिट सेल है वो इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। यू कैन टेक एनी ऑफ यूनिट सेल, मतलब मैं यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल यूनिट भी ले सकती हूँ, और मैं यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक सेल भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे तुमको जो चाहिए वो तुम यूनिट सेल ले सकते हो। बस मुझे मतलब ये है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे रिलेशन बताऊँगी 3 चीज़ के बीच में, और वो 3 चीज़ कौन कौन सा है तुम्हारे पास? वो चीज़ है तुम्हारे पास एज लेंथ, दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास मोलार मास, और तीसरी चीज़ है तुम्हारे पास डेंसिटी। ये भी डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जरा देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं यूनिट सेल का डायग्राम नहीं निकालती हूँ, चाहिए तो तुम यूनिट सेल का डायग्राम निकाल सकते हो यहाँ पे। तो ये रहेगा मेरे पास एक यूनिट सेल, ठीक है, ये बना दिया हम लोग ने यूनिट सेल। नाउ बस फर्क इतना रहेगा कि वी कांट डिफाइन यहाँ पे यूनिट सेल की ये कौन सा है, ठीक है, ये यूनिट सेल कौन सा रहेगा यही डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। बाकी हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसका एज लेंथ जो है वो क्या रहेगा, एज लेंथ इसका क्या रहेगा, ए रहेगा। क्या रहेगा इसका एज लेंथ, ए रहेगा। एक मिनट वेट, इसका एज लेंथ कितना है, इसका एज लेंथ है ए। चलो देखते हैं फिर हम लोग पॉइंट लिखते हैं, कुछ किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए वो लिखेंगे। पहले तो हमारे पास एज लेंथ चाहिए हमको, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। कितना है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जरा बताएंगे, ए है। अब नीचे लिखेंगे वॉल्यूम। क्यों चाहिए वॉल्यूम? क्योंकि हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे, डेंसिटी। और तुम्हारा डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो लगने वाला है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि कितना आने वाला है तुम्हारे पास, ए क्यूब। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा मास ऑफ यूनिट सेल। क्या आने वाला है, मास ऑफ यूनिट सेल। बट मास ऑफ यूनिट सेल डिपेंडेंट रहेगा कि कितने एटम्स है तुम्हारे पास। अगर एक एटम है, जैसे सिंपल क्यूबिक सेल में एक एटम है तो एक ही का मास आएगा। अगर मेरे पास बॉडी सेंटर है तो मेरे पास 2 ही एटम है तो 2 ही का मास आएगा। अगर मेरे पास फेस सेंटर क्यूबिक सेल है तो मेरे पास 4 एटम्स रहते हैं तो 4 का मास आता है। तो इसी के लिए अगर मुझे यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनेगा और ये आएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कितने हैं, जो कि चेंज हो रहा है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। सिंपल के लिए 1 आता है, बॉडी सेंटर के लिए 2 आता है, फेस सेंटर के लिए 4 आता है, इनटू, अच्छा मैं क्या इसको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूँ तो चलेगा, यस, और फिर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, जिसको मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करूंगी। जैसे मैं एक बॉक्स में कुछ बॉल्स रख रही हूँ तो उस बॉक्स का मास कितना हो जाएगा, जितने उसमें बॉल्स है। 4 बॉल है तो 4 बॉल का मास हो जाएगा, 1 बॉल है तो 1 बॉल का मास हो जाएगा, 2 बॉल है तो 2 बॉल का मास हो जाएगा। तो मैं उसके 1 बॉल का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉल्स कर दूंगी। उसी तरीके से मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ 1 एटम। अब
तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, नाउ यू आर हैविंग वन फॉर्मूला दैट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बाद में लगाते हैं। वैसे लिख सकते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होता है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन मोलार वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बट अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मैम यहाँ पे मास ऑफ वन एटम, बट एक एटम का मास तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अच्छा मुझे भी पता है एक एटम का मास हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं मोलार मास ऑफ एटम्स। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलार मास। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मोलार मास ऑफ एटम क्या होता है, तो लिखूँ मैं यहाँ पे हमारे पास आएगा मोलार मास ऑफ एटम, जिसको मैं लिख रही हूँ कैपिटल M। मोलार मास ऑफ एटम मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। और मैं तुमको बता दूं कि एक एटम में 1 मोल एटम में तुम्हारे पास कितने एटम्स होते हैं, यू हैव 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब ये जो 1 मोल मास है ये कितने लोगों का एटम मास है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है। तो क्या मैं इसमें से एक एटम का मास निकाल सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, व्हाट इज योर मोलार मास, मोलार मास इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 एटम। सही बात है ना। जैसे मैंने तुमको बोल दिया कि ये तुम्हारे पास एक बक्सा है, इस बक्से में 1 डजन बॉल है। कितने डजन बॉल है, 1 डजन बॉल है, और इसका जो वेट है वो 60 ग्राम बन रहा है। तुम मुझे एक बॉल का मास बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सारे के सारे बॉल सेम मास के हैं, तो तुम क्या बोलोगे, मैम देखो 1 डजन बॉल है मतलब इसमें 12 बॉल है, और इस बक्से का वजन 60 है, तो मैं क्या कर दूंगी, वजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बॉल्स 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा तुम्हारा, 12 पंचे 60, कितना आएगा तुम्हारा 5। मतलब तुम क्या बोल दोगे कि मैम एक बॉल का जो मास है वो कितना आ गया 5। तो इसी तरीके से मेरे पास मोलार मास मतलब कितने एटम्स है मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे इस मास को मैंने 12 से डिवाइड किया था, मैं मोलार मास को किससे डिवाइड करूंगी, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में किए हैं। इसी को क्या बोला जाता है, दिस सेम थिंग इज कॉल्ड Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से मैं ये चीज कैलकुलेट कर सकती हूँ, दैट इज मास ऑफ 1 एटम, जो कि मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगी। ये आएगा मोलार मास, क्या आएगा ये, मोलार मास डिवाइडेड बाई, मोलार मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई Na। मतलब इसका सिंबॉलिक फॉर्मेट लिखूंगी तो ये आएगा M इज इक्वल्स टू मोलार मास डिवाइडेड बाई Na। अब इसको वहां पे रख दो, कहाँ पे रख दो, लिखा ही नहीं हम लोग ने, रुको जरा। तो यहाँ पे मैं अभी एक फॉर्मूला लगाऊंगी, मुझे किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे यहाँ पे एज लेंथ के बीच में रिलेशन चाहिए, जो कि आ गया मेरे पास A। मुझे यहाँ पे मोलार मास का रिलेशन चाहिए था, जो कि आ गया ये, और लास्ट क्या बचा है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किससे रिप्रेजेंट करोगे उसको, यूनिट सेल, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी रो से, जो कि क्या आता है, मास ऑफ यूनिट सेल। क्या आता है, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या था, देखिएगा यहाँ पे देखो, मास ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या लिखे थे हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ 1 एटम। क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये एक रिलेशन डिराइव करके रखे हैं तो इसको 1 नंबर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू
क्या लिखा था? मास ऑफ वन एटम। क्या लिखा था? इसको सिंबॉलिक फॉर्मेट में भी लिखा था ना मैंने, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल n लिखा था इनटू मास ऑफ वन एटम, जिसको क्या लिखा था? स्मॉल m, और नीचे आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसको मैं क्या लिखूंगी? a क्यूब। चलो वैल्यू पुट करो, मैं लिख दूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल n लिख देती हूँ। मास ऑफ वन एटम कितना आया था? m अपॉन Na, और नीचे वॉल्यूम a क्यूब, जिसको कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकती क्या मैं? दिस इज डेंसिटी। इसी इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख दूंगी तो गलत हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दिस इज मोलार मास डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू Na। लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। Na क्या था तुम्हारा? यहाँ पे Na था एवोगैड्रो नंबर, कितना है वो? 6.022 इंटू 10⁻23। सही बात है कि नहीं? और ये आ गया है हमारे पास एक रिलेशन, और इसी के ऊपर हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन मोलार मास ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, या फिर इसके ऊपर सम्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सम्स किस तरीके से आते हैं? तुमको n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, और n का वैल्यू जितना भी आएगा उसके ऊपर तुमको आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे पास कौन सा सेल प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मेरा n का वैल्यू 1 आता है तो n का वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 किसके लिए आता है? सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। तो मैं बोल दूंगी अरे भैया मेरे पास तो ये 1 आ गया, मतलब सिंपल क्यूबिक सेल आ गया। अगर वही चीज़ तुम्हारा n का वैल्यू 4 आ जाता है, ठीक है, n का वैल्यू क्या आ जाता है तुम्हारा? 4 आ जाता है। n का वैल्यू अगर तुम्हारा क्या आ जाता है? 4 आ जाता है, तो क्या बोलोगे? अरे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 किसके लिए होता है? बॉडी सेंटर के लिए। नहीं नहीं, फेस सेंटर के लिए। तो तुम क्या बोलोगे? वो जो सेल है पर्टिकुलरली वो कौन सा है? फेस सेंटर यूनिट सेल। 2 आएगा तो बोल दोगे बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बराबर है। चलो ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा तुमको फिर से बता दूं। क्या चाहिए हमको चाहिए रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, मोलार मास एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो मैंने एक यूनिट सेल बना लिया है, वो सिंपल क्यूबिक सेल का हो सकता है, बॉडी सेंटर का हो सकता है, फेस सेंटर का। इसके लिए मैंने वहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है, ड्रॉ नहीं किया है, मैंने बस उसका एज लेंथ बता दिया है, ए है। जो चीज़ें मुझे लगने वाली है वो लिख के ले लो, जैसे हम लोग अभी तक के डेरिवेशन में लिखते आ गए हैं। व्हाट इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमारे पास रहेगा ए, उसमें से वॉल्यूम तो हम लोग निकाल सकते हैं। कितना रहेगा वॉल्यूम? वॉल्यूम रहेगा हमारे पास ए क्यूब। फिर मास ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा? अच्छा मास कैसे पता चलेगा? अगर मेरे पास ये बॉक्स है, अगर मेरे पास ये बॉक्स है तो इस बॉक्स का मास कितना रहेगा? जितने इसमें चीजें रहेंगी, बराबर है। अब ये बॉक्स का भी वजन रहेगा, बट यहाँ पे ये क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है इसका वजन नहीं रहता है, उसके एटम्स का वजन रहता है। तो वो कितना रहेगा कि कितने एटम्स प्रेजेंट है उसमें, और एक एटम का मास कितना है। तो मास ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। अब हम लोगों को यहाँ पे लगने वाला है, अरे मैम हम लोग तो एक एटम का मास तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बट बच्चों हम लोग यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलार मास। जैसे तो मोलार मास ऑफ एटम क्या रहेगा? मास ऑफ 1 मोल दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। मोलार मास क्या रहेगा? इतने एटम इंटू मास ऑफ 1 एटम। इसमें से मास ऑफ 1 एटम में निकाल सकती हूँ, मोलार मास को Na से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने अभी तुमको एक चीज बोली, यहाँ पे एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक बक्सा है जिसमें 1 डजन बॉल है। कितने बॉल है? 1 डजन, सेम कंपनी के है, बराबर है। अब मैंने बोल दिया इस बक्से का वजन जो है 60 ग्राम है, तो मुझे एक बॉल का वजन बताओ। तो तुम क्या कर दोगे? जितना भी टोटल मास था उसको डिवाइड बाय 12 कर दो, क्योंकि तुमको पता है 1 डजन में 12 आता है। तो यहाँ पे भी वही किया है, उन्होंने एक बक्सा बोल दिया है, इस बक्से का जो मास है वो क्या है? मोलार मास। जैसे मैंने 60 बोला था, क्या बोला है इसका? मोलार मास। अब एक उसमें से एक एटम का वजन बताने के लिए बोले, तो तुमने जैसे यहाँ पे 1 डजन में 12 आते हैं तो 12 से डिवाइड किया, तो एक मोल में कितने आते हैं? Na आते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर आता है, तो उससे डिवाइड कर दो, तो तुमको मिल जाएगा मास ऑफ 1 एटम। क्या मिल जाएगा तुमको? मास ऑफ 1 एटम। फिर फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या लगता है? डेंसिटी क्या रहेगा? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास क्या रहता है? मास मतलब जितने भी बॉल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी बॉल्स मतलब जितने भी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ, ये तो एन ही रहेगा, मास ऑफ एन एटम के लिए मैं यहाँ से लिखूंगी m अपॉन एन ए। पुट किया मैंने इक्वेशन, मुझे कुछ इस तरीके से डेरिवेशन आ चुका है। ठीक है, अब आज हम लोग ने बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं। हम लोग ने डेरिवेशन किए पैकिंग इफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, पैकिंग इफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, फिर हम लोग ने डेरिवेशन किया पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक सेल, बराबर है। फिर उसका बीच में हम लोगों ने एक अच्छा खासा समरी लिखा जिसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं तुम्हारे। और फिर हम लोग ने यहाँ पे किया रिलेशन बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी एंड विच इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में अभी रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिफेक्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, ओके।